वेलकम है सर। सर वेलकम सर, वेलकम। तो हम आपका भी मीटिंग बहुत कैसे बहुत स्टार्ट धन्यवाद बुलाने के लिए। करते हैं? पहला जो सर मेरा सवाल आपसे ये है कि आप अपने बैकग्राउंड के बारे में आप बताएं कि आप कौन हैं, कहाँ से? जी सर। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपने चैनल पर मुझे इनवाइट किया और मुझे इस लायक समझा कि मैं कुछ लोगों के लिए मार्गदर्शक का काम कर सकता हूं। तो मैं बैकग्राउंड की बात करें तो नाम कुंवरपाल है और मैं होडल के पास गांव सिया का रहने वाला हूं और इस सिस्टम को पिछले 5 साल से विधि के माध्यम से सीख रहा हूं। एक मजदूर वर्ग परिवार से हूँ, मिडल भी नहीं कह सकता, मतलब एक गरीब परिवार से हूँ। और एजुकेशन की बात करें तो बीए, एमए, पोस्ट ग्रेजुएट पॉलिटिकल से की हुई है। और शुरुआत पढ़ाई के साथ साथ टीचिंग का काम भी किया था और 10 साल टीचिंग का काम किया। उसके बाद मैं सपने कुछ बड़े थे, कुछ बड़ा करना चाहते थे, तो वहां से मुझे लगा कि यहाँ से जब अच्छा कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि वहाँ पे इनकम बहुत कम होती थी। ये 2001 और 2000 के समथिंग की बात है। तो उस समय ज्यादातर स्कूलों में जो मिलता था टीचर्स को, वो ज्यादा 2000 से 6000 8000 तक मिलता था। तो शायद वो जरूरतें ही पूरी नहीं हो पा रही थी, तो सपने तो पूरे कहाँ होते। तो इसलिए मैंने कुछ लगा कि सरकारी लग नहीं रही है और इधर से कुछ हो नहीं रहा है, तो मैंने अपना काम बदला और मैंने अपना एक परचूने का काम शुरू किया। एक गांव के अंदर ही अपनी एक दुकान खोली और वहां से मैंने अपना कैरियर शुरू किया। तो वहां से मुझे पैसा तो मिला, लेकिन पैसे के साथ साथ बहुत सारी चीजें और मिलनी थी, वो नहीं मिल पाई। तो इसलिए मुझे और भी काम की तलाश थी। तो इस तरीके से 5 भाई हैं हम और मदर का देहांत हो गया था 12 साल की उम्र में ही। तो भाइयों में मैं सबसे बड़ा हूँ। तो उसके बाद सारी जिम्मेवारियां थी। पिताजी मजदूरी करते थे, तो खाना पीना और स्कूल जाना सब कुछ अपने हाथ से होता था, भाइयों का भी और अपना। ओह, काफी जिम्मेदारी आपके ऊपर आ गई है। पूरी जिम्मेदारी थी सर। मतलब मैं ये देख रहा हूँ कि हम लोग कितनी बार मिले हम लोग, लेकिन आपका मैं परिचय नहीं पूछ पाया ना, हमारी आपसे बात हो पाई कभी। लेकिन यहाँ पे वो जानकारी हमें मिल गई, शायद सबको मिल गई होगी जिनको नहीं पता होगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपके ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारी है और मैं मान सकता हूँ कि जिम्मेदारी का रोल बहुत कुछ ही लोगों को मिलता है। धन्यवाद सर। बढ़ते हैं सर अगले सवाल की ओर। सर मेरा सवाल आपसे ये है कि डायरेक्ट सेलिंग में या कहीं पे भी हम देखते हैं कि सब लोग काम करते हैं, हर आदमी किसी न किसी काम में लगा हुआ है, लेकिन कई बार कुछ लोग ऐसे होते हैं उस काम को करते हुए वो आगे बढ़ जाते हैं, और कुछ लोग क्या होता है कि वो काम को करते 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 वो पूरी जिंदगी लगा देते हैं, लेकिन वो आगे नहीं बढ़ पाते हैं। कोई ना कोई वजह होगी इसमें। लेकिन जो मेरा सर सवाल आपसे है कि ऐसा क्या वजह है कि क्या कारण है कि केवल 5% ही लोग सफल होते हैं, बाकी लोग क्यों नहीं सफल हो पाते? जी सर, बहुत खूब सवाल लाजवाब है। और इसके बारे में मैं सिर्फ यही कहना चाहूंगा कि जो 5% लोग सफल होते हैं उनमें सर कहीं ना कहीं एक दृढ़ता होती है, उनके अंदर कोई आत्मविश्वास होता है कि मैं सफल हो पाऊंगा। उनके अंदर अंदर वो काम करने की दृढ़ता होती है कि हाँ मैं ये काम जरूर करके करूंगा। और इसके साथ साथ वो लगातार प्रयास भी करते हैं। और बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो प्रयास तो करते हैं, शुरुआत तो करते हैं, वो एक बार में ही सफल होना चाहते हैं, लेकिन सफलता एक बार से कभी नहीं आती, वो बार बार प्रयास करने से आती है। और बहुत सारे लोग यहाँ पे थक जाते हैं, वो बार बार प्रयास नहीं कर पाते हैं, वो एक बार 2 बार 3 बार करते हैं और उनको लगता है, उनका आत्मविश्वास टूट जाता है, उनकी दृढ़ता टूट जाती है कि शायद अब ये नहीं होगा, और वो अपने मन से हार जाते हैं, इसलिए वो फेल हो जाते हैं और 95% की श्रेणी में चले जाते हैं। लेकिन कुछ लोग और कुछ लोग जो होते हैं वो इस दहलीज को पार कर जाते हैं, वो इस सीमा को पार कर जाते हैं। जब उनका आत्मविश्वास टूटने वाला होता है, वो उस समय और ज्यादा दृढ़ता से काम करते हैं और उन्हें कहीं ना कहीं आत्मविश्वास
मिलता है कि सर बहुत सारे लोग जब कामयाब हुए हैं तो मैं भी कामयाब होऊंगा, इसमें कहीं ना कहीं मुझे और प्रयास करने की जरूरत है। और वो लगातार और प्रयास करते 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 और वो कामयाब में हो जाते हैं और 5% की श्रेणी में आ जाते हैं। और एक उनका एक चीज और होती है, उनका गोल भी होता है। वो कहीं ना कहीं जब काम कर रहे होते हैं तो उनका वो गोल होता है, उन्हें पता होता है, और गोल के भी वो काम करते हैं, उसमें फोकस करके काम करते हैं, तो उससे उन्हें वहां पे पहुंचने में आसानी होती है। वो गोल उनको रुकने नहीं देता है। तो इस तरीके से भी वो। और दूसरा, कुछ लोग ना समय को पहचान करके काम करते हैं। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, विपरीत परिस्थितियों में काम करते हैं, जबकि हमें परिस्थितियों में काम करना चाहिए जब जिस चीज का माहौल चल रहा हो, हमें उसमें जल्दी से कामयाबी मिलेगी। जैसे कि मान लो अगर 1990 की बात करें तो प्लास्टिक युग आया, तो उस समय जिन्होंने प्लास्टिक में काम किया वो कामयाब हुए। अगर 2000 की बात करें तो उस समय पे अपना कंप्यूटर युग आया, तो उन्होंने जब कंप्यूटर पे काम किया तो वो जल्दी सफल हुए, अच्छे सफल व्यक्ति बने। 2005 में अपनी टेलीकॉम इंडस्ट्री आई, तो जिन्होंने उस पर फोकस किया समय के अनुसार तो वो उसमें कामयाब हुए। बहुत सारे लोग उस चीज को समझ नहीं पाते और वो पीछे उस काम को करते हैं, तो वो असफलता की श्रेणी में चले जाते हैं। तो हमें समय के अनुसार भी काम चुनना चाहिए और लगातार गोल को प्रयास करते हुए, फोकस करते हुए लगातार प्रयास करें तो वो 5% की श्रेणी में आते हैं, वरना हम फेल हो जाते हैं। वाह, बहुत बढ़िया जानकारी सर आपने दी कि 5% लोग कैसे सफल होते हैं, क्यों सफल होते हैं, उनके पीछे कारण क्या होता है, वजह क्या होती है। बहुत बढ़िया सर। समय को लेकर के आपने बताया, सपने को लेकर के आपने बताया, गोल को लेकर के आपने बताया कि वो लगातार प्रयास करते रहते हैं जब तक वो सफल ना हो जाए। बहुत बढ़िया सर। बढ़ते हैं सर अगले सवाल की ओर। अगला सर मेरा सवाल आपसे ये है कि काफी लोग ये जान चुके हैं कि आपके पास प्रोडक्ट की नॉलेज बहुत अच्छी है, तो इसी में सर सवाल है कि इतनी अच्छी प्रोडक्ट की नॉलेज आपको कहाँ से मिली? सर प्रोडक्ट की जो नॉलेज मिली है वो लगातार मीटिंग, सेमिनार और जो प्रोडक्ट ट्रेनिंग हुई है। मैंने शुरुआत में जब न्यूट्रीचार्ज ने शुरू किया था तो उस समय पे न्यूट्रीचार्ज के बहुत सारे ट्रेनिंग होती थी, मैं ट्रेनिंगों को नहीं छोड़ता था। बहुत सारे शुरुआत के ऑफर दिए थे न्यूट्रीचार्ज ने, उन ऑफरों में सब में भाग लिया और उसके माध्यम से मुझे ट्रेनिंगों में भाग लेने का मौका मिला। तो उन ट्रेनिंगों में से मैं तैयार हुआ, उन्होंने मुझको तैयार किया और उसके बाद फिर मुझे मेरी जिज्ञासा भी रहती है सर कि इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। तो मैं यूट्यूब के माध्यम से, बुक के माध्यम से या अपलाइन की जानकारी के माध्यम से मैं लगातार उसमें प्रयास करता रहता हूँ कि मुझे जब फील्ड में काम करना है, लोगों के साथ काम करना है, तो उनको जब बताना है तो इसके लिए मुझे पहले से वो चीज जानकारी में होनी चाहिए। तो इसलिए मैं लगातार उनको जानने की कोशिश करता हूँ, तब मुझे उसकी जानकारी होती है। जैसे कि मान लो मैं कल किसी व्यक्ति के पास पहुंचने वाला हूँ और उससे मेरे को जिस व्यक्ति उस प्रोडक्ट के बारे में बात होनी है, तो उससे पहले मैं उस प्रोडक्ट की नॉलेज लेता हूँ कि ये किस तरीके का नॉलेज है, कहाँ से बना है, क्या काम करेगा, कैसे करेगा। तो उससे मुझे बुक के माध्यम से, यूट्यूब के बहुत सारी वीडियो के माध्यम से, ट्रेनिंगों के माध्यम से मैंने वो जानकारी इकट्ठी की है और उसके माध्यम से मैं लोगों से बातचीत करता हूँ। क्या बात। मीटिंग आपने बताया कि जो नॉलेज आपको मिली है वो मीटिंग से, सेमिनार से, ट्रेनिंग से, बुक से, यूट्यूब से आपने यहाँ से जानकारी ली। बहुत अच्छी जानकारी साहब। इसमें आगे भी मैं बढ़ाना चाहूंगा थोड़ा सा, और सबसे जो सटीक जानकारी मिलती है वो फील्ड से ही मिलती है। हम कभी भी कोई काम ये सोच के ना करें कि पहले मैं इसको पूरा जान लूं तब मैं ये काम करूं। बहुत सारी नॉलेज हमें काम करते करते भी हो जाती है, बहुत सारी चीजें हमें काम करते करते भी नॉलेज में आ जाती है। तो हम जब फील्ड में होते हैं तो हमें वहां से भी बहुत सारे अनुभव मिलते हैं। एक बार की बात है कि शुरुआत में, ये करीबन 4 साल पहले की बात है, एक व्यक्ति को, एक लेडीज को हमने न्यूट्रीचार्ज वुमेन दिया ताकि ये लेडीजों को फायदा करता है और इसमें इस तरीके से पोषक तत्व होते हैं जो हमारे रिक्वायरमेंट, शरीर के रिक्वायरमेंट को पूरा करता है। तो इतनी नॉलेज थी, ज्यादा नहीं थी, तो इतनी ही नॉलेज से मैंने एक लेडीज को वो प्रोडक्ट दिया, न्यूट्रीचार्ज वुमेन। तो जब उस लेडीज ने वो प्रोडक्ट लिया और उसको यूज किया, तो उसके 1 महीने बाद जब दोबारा से हमने उसको पूछा, मैंने कि बताओ आपको क्या फायदा हुआ, आपको ये दोबारा लेना है कि नहीं लेना है, तो उस लेडीज ने कहा कि बिल्कुल लेना है मेरे को ये। और उसने जब मेरे को अनुभव बताया कि आपके प्रोडक्ट से मुझे सबसे ज्यादा फायदा क्या हुआ, मैंने कि क्या हुआ बताओ,
कि आपके इस प्रोडक्ट से मैं मिट्टी खाना छोड़ गई। मैं पहले बहुत सारी मिट्टी खाती थी, चूल्हे की मिट्टी खाती थी, वैसी मिट्टी खाती थी, तो उसको मैं लेती थी, लेकिन जब से मैंने ये प्रोडक्ट यूज किया उसके बाद मुझे वो खाने का मन नहीं करता। तो ऐसे बहुत सारे अनुभव हमें फील्ड से भी मिलते हैं, तो उनसे भी हमें सीखने का मौका मिलता है, उनसे भी प्रोडक्ट नॉलेज मिलती है। क्या बात, इतनी अच्छी जानकारी आपने दी। मतलब वो लेडीज मिट्टी खाती थी? जी मतलब वो लेडीज मिट्टी खाना छोड़ दिया अगर न्यूट्रीचेक वुमेन की टैबलेट डेली खाते खाते हैं। जी जी। क्या बात है, गजब। अच्छा सर, एक चीज मैं जानना चाहूंगा कि जब जी आप आरसी में जब आप काम करने लगे तो फैमिली पे सपोर्ट उतना था नहीं, तो आप कैसे मैनेज करते थे ये सारी चीज़? सर, फैमिली से सपोर्ट तो मुझे वैसे मिला भी है और नहीं भी मिला, दोनों ही बात है। मतलब उन्होंने अगर सपोर्ट नहीं किया तो उन्होंने मेरे को रोका भी नहीं था, तो वो मतलब कहती भी नहीं है किसी को। तो इसमें मेरा निर्णय था, क्योंकि परिवार में मैं बड़ा था, तो ये निर्णय मेरा था कि मुझे ये काम करना है, और उनको ये विश्वास भी था कि अगर ये कोई काम करता है तो उसको कभी उसमें कोई खराबी नहीं होती है, तो कोई ना कोई अच्छा ही होगी। इन्होंने अगर ये काम किया है तो इसलिए मेरे को ज्यादातर परिवार वालों ने तो नहीं रोका, लेकिन बाहर के बहुत सारे लोगों ने जरूर रोका। दोस्तों ने भी रोका, बहुत सारे रिश्तेदारों ने भी रोका। परिवार से मुझे ज्यादा ऐसी कोई वो नहीं आई परेशानी, लेकिन बाहर के लोगों से बहुत काफी आई। उन्होंने काफी कहा कि तेरी अच्छी दुकान चल रही है, इसको छोड़ करके ये बंद करके चला जाता है तू मीटिंगों में, ये है फलाना है। बहुत सारी चीजें उन्होंने बताई, और खास खास जितने भी लोग थे उन्होंने सबने मना किया, और आज तक भी वो मना करते रहे हैं। और लेकिन अब थोड़ा सा उन्होंने चेंजिंग आया है, जब कुछ अचीवमेंट आई है, लेकिन उस समय तो बहुत ज्यादा उन्होंने टांग खिंचाई की थी। तो परिवार से मुझे सहयोग में नहीं मिला, और लेकिन उससे मुझे कोई परेशानी भी नहीं हुई। दोनों चीजें रही मेरे साथ। जी सर। थैंक यू सर। बढ़ते सर अगले सवाल की ओर। ओके। अगला सर जो मेरा सवाल आपसे ये है कि आपके काम में रफ्तार कब आई? आप तो लगे रहे, जी आप काम करते रहे, लेकिन आपकी अचीवमेंट, आपका ये सारा जो लेवल है, ये आपके काम में रफ्तार कब आई? सर, रफ्तार की बात करें तो वैसे रफ्तार होती तो अपने ऊपर ही है। अगर व्यक्ति खुद रफ्तार में है तो बिजनेस भी रफ्तार में है, और हम खुद रुक जाते हैं तो बिजनेस भी रुक जाता है। तो जब मैंने अपनी जानकारियां बढ़ाई, मैंने अपने टीम के साथ संपर्क साधा, अपने अपलाइन के साथ संपर्क साधा, तो इस तरीके से जब लगातार मैं फील्ड में काम करता रहा और इस पर फोकस किया, इसको प्योरिटी पे रखा, और मैंने अपनी टीम को डुप्लीकेशन करना शुरू किया, तो धीरे धीरे इसी तरीके से मेरी टीम में रफ्तार आई। और रफ्तार के लिए पहले खुद को तैयार होना बहुत जरूरी है। अगर आप तैयार नहीं है तो बिल्कुल आपकी टीम चाहे कितनी भी शिक्षित है, कितनी भी वो है, उसमें बिल्कुल नहीं आएगी, क्योंकि लोग खुद को देख करके टीम चलती है। जब आप नहीं चलेंगे तो आपकी टीम भी नहीं चलेगी। तो इसके लिए रफ्तार के लिए पहले अपने आप में, खुद को अपने आप में रफ्तार में लाना पड़ेगा। हर चीज में आपको प्रूव करके दिखाना पड़ेगा कि मैं इस काबिल हूँ, आपको भी इस काबिल बनिए, तो तभी टीम रफ्तार में आती है। तो मैंने पहले अपने आप को प्रोडक्ट ट्रेनिंग से, अपने लीडरशिप से, अपने जानकारी से, अपने मोटिवेशन से, अपने डुप्लीकेशन से, लोगों से संपर्क साधने से, इन सारी चीजों को लगातार जब मैंने खुद ने किया तो टीम की में भी रफ्तार आई। क्या बात है, गजब। तो आपने बताया कि आपके काम में रफ्तार तब आई, आपने बताया कि पहले तो अपलाइन से आपने संपर्क लिए, जानकारी बढ़ाई, और अब इस काम को अपने प्रायोरिटी पे रखा, और सबसे पहले खुद को अगर हम तैयार कर लेंगे तो ये काम और आसान हो जाता है। जी बहुत बढ़िया सर। बढ़ते हैं सर अगले सवाल की ओर। अगला सर मेरा सवाल आपसे ये है कि आरसीएम बिजनेस में फ्री में क्या मिलता है? फ्री में? आरसीएम बिजनेस में फ्री में क्या मिलता है? फ्री में सर यहाँ पे दुआएं मिलती हैं, प्यार मिलता है। चीजें तो बहुत सारी मिलती हैं, लेकिन यहाँ ये चीजें सबसे आसान मिलता है। बाहर हम कितना भी ईमानदारी से काम कर लें, कितनी भी सच्चाई से काम कर लें, लेकिन फिर भी हमारी तरफ कुछ ऐसी दृष्टि से देखा जाता है। जैसे कि मैं दुकानदारी में था,
तो अपनी ईमानदारी से मैं फुल काम करता था कि मुझे ज्यादा नहीं चाहिए और बिल्कुल कोई भी धोखाधड़ी नहीं करनी किसी भी कस्टमर के साथ में। कोई भी प्रोडक्ट उनको खराब नहीं देना, एक्सपायरी का नहीं देना, ज्यादा रेट का नहीं देना। मैं अपने हिसाब से वो चीज करता था, लेकिन कहीं ना कहीं फिर भी लोगों की नजर में वो रहता था कि कहीं ना कहीं अभी भी चोर है। तो इसलिए हाँ, लेकिन आरसीएम में आने के बाद मैं ये जरूर देखा है कि यहाँ हम जो करते हैं काम, वहां पे जो लोग है ना वो बिल्कुल हमसे संतुष्ट होते हैं, वो ईमानदारी पे देखते हैं हमारी तरफ, और बिल्कुल उसमें कोई ऐसा नहीं होता। तो यहाँ दुआएं बहुत अच्छी मिलती हैं, और यहाँ पे प्यार बहुत अच्छा मिलता है, यहाँ सर्कल बहुत अच्छा मिलता है, संगत बहुत अच्छी मिलती है, और बहुत सारी चीजें हैं जो यहाँ पे फ्री में मिलती हैं, जिसके लिए हमें कोई पेड नहीं करना पड़ता। बाहर तो हमें मान सम्मान के लिए भी बहुत सारी चीजें करनी पड़ती हैं। बहुत सारी चीजें हमने देखे हैं, लोग मान सम्मान पाने के लिए कोई भंडारा कर रहा है, कोई मंदिर बनवा रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। अपने मान सम्मान को बढ़ाने के लिए वहां पे बहुत सारी चीजें वो करता है, तब जा करके उसको वो चीजें मिलती हैं, और नहीं भी मिलती हैं बहुत सारे लोगों को। वहां भी लोग कहीं ना कहीं उनको दूसरी नजर से भी देखते हैं। लेकिन यहाँ हमें वो सारी चीजें ना ईमानदारी से मिलती हैं, वो सारी चीजें हैं। बिल्कुल सर, बहुत बढ़िया आपने बताया कि फ्री में आरसीएम बिजनेस में दुआएं प्यार जो मिलता है वो और कहीं नहीं मिल सकता है। आपने बताया कि लोग पैसा खर्च करके वो मान सम्मान लेना चाहते हैं। जैसे मैं बात करूं टाटा में, मैं जब छोटा था तो कानपुर में बिरला मंदिर है जी। मैं दिनेश चौधरी की सीडी सुनी, तो उसमें बताया गया था कि टाटा, बाटा, बिरला, अंबानी। तो वहां से मुझे भी लगा कि लोग मान सम्मान पाने के लिए बताओ क्या क्या कर देते हैं। मैं छोटा था तो कानपुर में मंदिर है बिरला मंदिर, तो वो चीज मुझे नजर में कि हाँ यार बिरला मंदिर इस कारण बनी। बिल्कुल सर, आपने सही बताया कि लोग पैसा खर्च करके मान सम्मान पाने के लिए भी लोग सोचते हैं कि मुझे मान सम्मान मिल जाए। बहुत बढ़िया सर, बढ़ते हैं सर अगले सवाल की ओर। अगला सर मेरा सवाल आपसे ये है कि लोग निगेटिव क्यों हो जाते हैं। कई बार होता है कि चलते लोग काम तो करते रहते लेकिन वो निगेटिव हो जाते हैं। तो ऐसा क्या कारण होता है, ऐसी क्या वजह होती है कि जो लोग निगेटिव हो जाते हैं? जी सर बहुत अच्छा सवाल। और इसका मेन कारण तो सर ये है कि लोग जब किसी चीज में असफल हो जाते हैं, उनको सफलता हाथ नहीं लगती है, तो वो बिल्कुल नेगेटिव हो जाते हैं। और भी बहुत सारी चीजें हैं, जैसे कि मान लो उनको किसी चीज से कुछ ज्यादा ही आशाएं होती हैं, तो वो आशा जब उनकी टूट जाती है, वो आशा उनको नहीं मिलती है, या फिर वो दूसरों पर आधारित होते हैं, दूसरों पर डिपेंड होते हैं उस काम पे, तो जब वो लोग उस काम को नहीं कर पाते तो उनकी सफलता नहीं आ पाती है, वो असफल हो जाते हैं, तब वो ज्यादा निराश होते हैं और वो नेगेटिव हो जाते हैं। इसी तरीके से दूसरों से ज्यादा उम्मीद भी रखते हैं बहुत सारे लोग। कई बार देखा है, हम टीम में भी देखा है, बहुत सी चीजें और भी देखा है कि बहुत सारे लोग क्या है कि उम्मीद बहुत ज्यादा रखते हैं अपलाइन से, डाउनलाइन से, या कंपनी से, या किसी और चीज से, उन चीजों से ज्यादा उम्मीद रखते हैं। और जब वो उम्मीद उनके काम नहीं आती है, वो कहीं ना कहीं उस चीज में वो उनके काम पे नहीं आ पाती है, उनके मतलब उम्मीद पे खरी नहीं उतर पाती है, तो वो लोग नेगेटिव हो जाते हैं। तो इसलिए यहाँ पे एक बात निकल के आती है कि खुद को अगर मजबूत है तो वो कभी नेगेटिव नहीं होगा। अगर वो दूसरों पर डिपेंड है और उसने दूसरी किसी और चीज से उम्मीद लगा रखी है, तो वो कहीं ना कहीं जाकर के जब वहां कोई असफलता आती है तो उसको वहां पर नेगेटिव हो जाता है वो, कि मुझे इस तरीके से मुझे अपलाइन से सहयोग नहीं मिल रहा है, मुझे डाउनलाइन का नहीं मिल रहा है, कंपनी ऐसा कर रही है, प्रोडक्ट में ये कमी है, तो वो कहीं ना कहीं उस चीज में फंस जाता है और वहां से वो नेगेटिव हो जाता है। तो आपने बताया कि ज्यादा आशा रखना, दूसरे के ऊपर आश्रित रहना, ज्यादा उम्मीद रखना, खुद के ऊपर विश्वास नहीं करना, है ना, ये असफल लोगों की कहानी है, निगेटिव लोगों की। ये बहुत बढ़िया सर आपने बताया। अगर ये सारी चीजें अगर हम नहीं करते, जैसे अपलाइन के ऊपर सबसे ज्यादा विश्वास, मेरी अपलाइन ठीक है, हाँ जी बढ़िया है, ये सारा कुछ पे नहीं अप्लाई नहीं कर देगी या मेरी टीम ही कर देगी, तो वो काम गड़बड़ हो गया जी। सर आपने बताया
सर ऐसा नहीं होता कि जैसे मान लीजिए क्या ये नेगेटिव जो वाली जो बात आती है, क्या ये कभी भी आ सकती है? जी सर, एक बार दोबारा से नेगेटिव वापस। जो वर्ड है, सॉरी, जी मान लीजिए मैं काम कर रहा हूँ, और क्या ये निगेटिव मेरे को कभी भी आ सकती है क्या? जी मतलब सर, इतना एनर्जी है मेरे पास है, ठीक ठाक काम कर रहा हूँ, तब भी आ सकती है क्या निगेटिव? बिल्कुल सर। नेगेटिव और पॉजिटिव एक ही पहलू के दो शब्द है, और ये साथ साथ रहते हैं। और कहीं ना कहीं नेगेटिव हर व्यक्ति को आता है, चाहे वो सफलता की तरफ जा रहा है फिर भी कहीं ना कहीं उसको नेगेटिव आता ही आता है। लेकिन इसको दूर करने के लिए उसको दूसरी चीजों का सहारा लेना पड़ता है। उसको बुक का, सेमिनार का, ट्रेनिंग का, अपलाइन का, इन चीजों का सहारा ले, अगर वो साथ लेके चल रहा है तो नेगेटिव तो आना स्वाभाविक है। कहीं ना कहीं नेगेटिव आता ही आता है। बहुत सारी चीजें हमारे साथ में हो जाती हैं जब हम कोई काम करते हैं। तो ये पहलू है, नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों एक ही सिक्के के पहलू हैं। तो कहीं ना कहीं नेगेटिव तो आता है, लेकिन आपकी सोच पे डिपेंड करता है कि उसको निकालना कैसे है। आपके पास उसके निकालने के रास्ते भी होने चाहिए साथ के साथ, तो आप उसमें नहीं फंस पाओगे, आप निकल जाओगे। जैसे अभी मैं बात कर रहा था कि हम उम्मीद जैसे रखते हैं, मान लो हमने अपनी अपलाइन से उम्मीद रखा कि हमें ज्वाइनिंग भी देगा, हमें बिजनेस भी देगा, ये ऐसे करेगा तब मैं आगे बढ़ूंगा, मुझे सफलता मिलेगी। और वहां अगर वो उम्मीद नहीं मिल पाती, हमें वो अपलाइन से वो सहारा नहीं मिल पाता, तो वो नेगेटिव होगा। अगर वहां पे आपने ट्रेनिंग बुक और सेमिनार का सहारा लिया है, तो आप वहां से आपको जानकारी मिल जाएगी कि ये बिजनेस अपलाइन के सहायता के बिना भी चल सकता है। आपको उनकी उनकी वो चीज भी चल सकता है। आप उसमें खुद अपलाइन बने, एक शब्द आता है कि आप खुद अपलाइन बने। तो अगर आप उसमें वो चीज आपके अंदर होगी तो आप उस नेगेटिव चीज से बाहर निकल जाएंगे। बहुत बड़े सर। अच्छा, इसको हम यूं समझें कि जैसे मान लीजिए हमारे घर के अंदर जो बिजली चल रही है, इसमें एक अर्थ हो गया, एक फेस। ये दोनों तार जरूरी है, अगर ये दोनों तार नहीं रहेंगे तो लाइट नहीं जलने वाली है, राइट? जलेगी नहीं जलेगी। इसको आसान भाषा में यूं समझे, राइट? बहुत बढ़िया सर। बढ़ते हैं सर अगले सवाल की ओर। अगला सर मेरा सवाल आपसे ये है कि अभी हमारा जो अभी मीटिंग चले थे, फिजिकल मीटिंग, अभी फिजिकल मीटिंग तो खैर कम हो गई है, अभी लोगों ने कम कर दिया है। ऑनलाइन, मतलब कोरोना काल से ऑनलाइन से काफी चीजें ऑनलाइन से ही चल रही है। तो मेरा सर सवाल आपसे ये है कि ऑनलाइन मीटिंग से क्या फायदा है लोगों को? ऑनलाइन मीटिंग से क्या फायदा है सर? ये तो बिल्कुल एक बहुत ही जबरदस्त हमें तरीका मिल गया है ऑनलाइन मीटिंग। ये बहुत बड़ा काम कर रही है, और ऑनलाइन मीटिंग के बहुत सारे फायदे हैं। यानी कि जैसे बोलते हैं ना, जहां ना पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि। तो इसी तरीके से अभी? जहां हम नहीं पहुंच पा रहे वहां हमारी ये जूम मीटिंग पहुंच रही है। तो ये बहुत अच्छा काम कर रही है। और जहां हम फिजिकली नहीं पहुंच पाते, और हो सकता है कई सालों तक वहां पर नहीं पहुंच पाते, वहां पे हम इस लिंक को भेज करके जूम मीटिंग के माध्यम से, ऑनलाइन मीटिंग के माध्यम से आज वहां हम फेस टू फेस बातें करते हैं, रूबरू हो जाते हैं उनसे, और हमारी जितनी भी भावनाएं आपस में टच हो जाती हैं। और दूसरा, ऑलराउंडर बना सकते हैं। यानी कि इस मीटिंग में बहुत सारे लोग आते हैं जिनके अंदर अलग अलग तरीके की प्रतिभा होती है। किसी में प्रोडक्ट की होती है, किसी में सिस्टम की नॉलेज होती है, कोई मीटिंग अच्छा करता है, कोई मोटिवेशन अच्छा देता है। बहुत सारी ऐसे ऐसे अलग प्रतिभाओं के लोग एक साथ ऑनलाइन मीटिंग में आते हैं, और जब वो अपना तजुर्बा, अपना अनुभव शेयर करते हैं, तो कहीं ना कहीं उसमें जो टीम बैठी होती है वो ऑलराउंडर होती चली जाती है। उसको भी प्रोडक्ट की नॉलेज हो जाती है, उनको भी मोटिवेशन देना आ जाता है, उनको भी टीम को तैयार करना आ जाता है, उनको लीडरशिप सीखना आ जाता है, बहुत सारी चीजें। यानी कि ऑलराउंडर टीम बनाने का हमारे पास में तरीका है जूम मीटिंग, क्योंकि वहां पे बहुत सारे अनुभव एक साथ मिलते हैं हमें। वरना अगर हम फिजिकल बात करें, तो जैसे मान लो मैं अपनी बात करूं, मान लो जैसे मुझे प्रोडक्ट की नॉलेज है, तो मैं ही बराबर टीम से मिल रहा हूं, तो मैं उनको एक ही चीज तो दे सकता हूं। प्रोडक्ट की नॉलेज मुझे, तो प्रोडक्ट की नॉलेज ही मैं उनको दे सकता हूं सामने वाले को। तो बाकी और जो हमारे जो काम में आने वाली चीजें हैं, वो चीज मैं उनको नहीं दे पाऊंगा। तो लेकिन यहाँ क्या हो रहा है, ऑनलाइन मीटिंग में वो सारी चीजें एक साथ मिल रही है, तो वो ऑलराउंडर टीम बन रही है अपनी। तो ये सबसे अच्छी यहाँ पे है। और हर व्यक्ति से मिलने का, रोजाना हमारा रिलेशन डेवलप हो रहा है, मजबूत हो रहा है लोगों से। जहां हम कई महीने, कई
सालों तक नहीं मिल पाते लोगों से, आज हम उनसे रोजाना मिल रहे हैं। तो इसका भी जूम का बहुत सारा फायदा हो रहा है सर, ऑनलाइन मीटिंग का बहुत सारे फायदे हैं। बिल्कुल सर, ये तो बहुत अच्छी बात बताई कि रोजाना हम, जैसे मान लीजिए जैसे हमें आपसे मिलना हो गया, तो हम सेमिनार में हम लोग मिलते थे, जी तो ये तो सबसे अच्छा फायदा हो गया कि हम लोग डेली मिल जाते हैं जूम पे और अपनी बात हो जाती है, मतलब एक दूसरे को हम देख भी सकते हैं। बिल्कुल, बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया बताया कि ऑनलाइन मीटिंग से ऑनलाइन मीटिंग करने से हमें क्या क्या फायदे हैं, क्या क्या बेनिफिट हैं। बढ़ते हैं सर अगले सवाल की ओर। अगला सर मेरा सवाल है कि जब आप परचूने की दुकान पे थे, आप सब कुछ कर रहे थे, आप अच्छा खासा परचूने की दुकान थी, तो आरसीएम में क्यों आ गए आप? इन जोड़ा जाड़ी के चक्कर में क्यों फंस गए आप? आपको क्या लगा इसमें? ये आपका सवाल पहले सवाल से ही मिला जुला सा है, क्योंकि मैंने उसमें बता दिया कि मेरे जो सपने थे वो कुछ अलग थे, वो कुछ बड़े थे, जो मुझे वहां से पूरे होते हुए नहीं दिखाई दे रहे थे। पहले मैंने टीचिंग का काम किया, वहां से नहीं दिख रहे थे, फिर मैंने और भी काम किया बीच में, उससे भी मुझे वो पूरे होते नहीं दिखे, फिर मैंने परचूने का काम भी किया, उससे भी मुझे वो पूरे होते हुए नहीं दिए। उसमें एक कुछ चीजें मिल रही थी, कुछ नहीं मिल रही थी। जैसे मान लो हम बाहर की बात करते हैं, जैसे हम रिफाइंड पे बात करते हैं कि हमारे हेल्थ कार्ड में और बाकी में क्या चीज होता है, तो बाहर बोलते हैं डॉक्टर्स कि आप अलग अलग तरीके से तेल खाइए। बोले जी क्यों खाएं? क्योंकि आपको हर तेल के अंदर कुछ ना कुछ अलग मिलेगा, किसी में मोनोसैचुरेटेड मिलेगा, किसी में सैचुरेटेड मिलेगा, किसी में अनसैचुरेटेड मिलेगा, तो इसलिए आपको बदल बदल के खाना चाहिए। तो इसी तरीके से ऐसे ही कामों में भी है, कहीं पैसा है, कहीं समय है, कहीं कुछ है, एक साथ वो चीजें, सारी चीजें नहीं मिल रही। जैसे हमारे हेल्थ कार्ड में वो सारी चीजें मिल जाती हैं एक साथ, इसी तरीके से किसी काम में भी एक साथ वो चीज नहीं मिल रही थी जो मेरे सपने थे। वो सारी चीजें कहीं ना कहीं आकर के मुझे आरसीएम के अंदर दिखाई दी कि अगर वो चीज एक जगह मिल सकती है तो वो आरसीएम के अंदर मिल सकती है। मेरे को जब भी मेरे को एक सपना बहुत मेरा बड़ा था, और वो उसी वजह से मैं आज लीडरशिप में हूँ कि मैं जब भी कोई नाटक देखता, कोई फिल्म देखता, तो जब वहाँ पे जो किरदार आता और जो वहाँ हीरो होता था, मैं उसको उसकी जगह मैं अपने आप को ढाल लेता था कि मैं ये हूँ और मुझे ये काम करना है, और इससे प्रशंसा वाला। तो यहाँ जो मेन चीज था ना इस आरसीएम के अंदर, वो था स्टेज, और मुझे स्टेज का माहिर बनना था इसने, और वो मेरा प्रशंसक सपना था। मुझे एक ऐसा लीडर्स तैयार होना है कि मैं जिस स्टेज, जहां भी जिस भी डिस्ट्रिक्ट में जाऊं, जहां भी मैं जाऊं, तो वहां पे मेरे को बड़ा स्टेज मिले और लोग जय जयकार कर रहे हो और मैं वहां पे बोलूं और वो सुने। तो वो बड़ा सपना था, वो यही मिलना था आरसीएम के अंदर, बाकी किसी जगह पे वो मिलना नहीं था, तो इसलिए मेरे को ये चुनना पड़ा। क्या बात है सर, बिल्कुल वो स्टेज आपके लिए सर इंतजार कर रहा है, वो सारे सपने पूरे होने वाले हैं आपके। बहुत बढ़िया सर। बढ़ते हैं सर अगले सवाल की ओर। अगला सर सवाल आपसे ये है कि शायद इसको आप बहुत अच्छे से बता पाए कि जिसके पास कम पैसे हैं, जिसके पास कम पैसे, जिसकी नौकरी 10-12 हजार है, 15 हजार है, 8-10 हजार की नौकरी वाला व्यक्ति है, जिसके पास कम पैसे, वह कैसे करे आरसीएम? जी सर, बहुत अच्छा सर। पैसे तो देखो, पहली बात ये डायरेक्ट सेलिंग जो नेटवर्क इंडस्ट्री है, पैसा की रिक्वायरमेंट तो इसमें पहले वैसे कम ही है, क्योंकि यहाँ पे जो काम है ना पहले ही कंपनी तैयार करके देती है हमें, प्रोडक्ट वो बना के देती है, मैन्युफैक्चरिंग वो कर रही है, टैक्स वगैरह वो दे रही है, दुकानें अलग से खुली हुई हैं, सारा काम कंपनी कर रही है। तो यहाँ पे डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में पैसा तो नाम मात्र का लगता है बिल्कुल। यहाँ पे तो आपको अपने सीखने पे पैसा खर्च करना है, वरना कहीं दूसरी जगह खर्च नहीं करना। आपको अपने आप को उसकी नॉलेज इकट्ठा करने पे, उस काम को आपको सीखने के लिए आपको पैसा खर्च करना पड़ेगा, और उस पर भी नाम मात्र का लगेगा। कोई आपको बुक खरीदनी पड़ जाए, किसी सेमिनार में आपको जाना पड़ जाए, वहां पर कोई 150 रुपए की टिकट आपकी लगे, तो इस तरीके से बहुत कम मात्रा में, क्योंकि यहाँ पे जो हमारा काम है वो पहले काम से रिलेटेड है। यानी कि पहले भी हम सामान खरीद रहे थे तो पैसा तो जब भी दे रहे थे कहीं ना कहीं, यहाँ भी हम सामान ले रहे हैं तो यहाँ भी हमें वही पैसा खर्च करना है जो पहले हम किसी दुकान पे कर रहे थे, तो पैसा यहाँ पे कहाँ लगना है। दूसरा, अगर हम कुछ एक्स्ट्रा सामान रख रहे हैं तो उसका हमें किसी को देते हैं तो वो पैसा हमारा साथ के साथ कवर हो जाता है।
तो यहाँ पे पैसा तो बहुत कम लगता है इस इंडस्ट्री के अंदर। यहाँ पे तो जो पैसा लगना है वो आपको सिर्फ सीखने पे लगाना है, थोड़ा सा अपना फोकस जो करना है उसमें आपको कुछ बुक्स चाहिए, कुछ ट्रेनिंग्स आपको कंपनी से लेनी है, कुछ सेमिनार्स आपको देखने हैं, तो थोड़े से में अपने आप को आपने तैयार कर लिया तो आपका बिजनेस तैयार हो जाता है और यहाँ पे पैसा ज्यादा खर्च नहीं होता। तो यहाँ पैसे की ज्यादा रिक्वायरमेंट नहीं है, कम पैसे में यहाँ पे बिजनेस शुरू किया जा सकता है। बहुत बढ़िया सर, आपने मैसेज दिया कि नाम मात्र पैसा लगता है इसमें, और नाम मात्र बोले तो ट्रेनिंग को लेकर के, बुक को लेकर के, सीडी को लेकर अगर आप एक्स्ट्रा सामान लेते हैं तो थोड़ा पैसा लगता है, वरना पैसा तो लगता है नहीं इसमें। बहुत बढ़िया सर आपने बताया। बढ़ते हैं सर अगले सवाल की ओर, और ये अंतिम सवाल है जी। अंतिम सवाल मेरा सवाल ये है कि आपका फेवरेट यूट्यूब चैनल कौन सा है? जी, अभी तो अगर बिजनेस की बात करें तो सबसे अपना फेमस चैनल यूनिक्यू है, जो अपना आरसीएम चला रही है, जहाँ से हमें बहुत सारी नॉलेज अलग अलग तरीके की मिल रही है, जहाँ से लीडरशिप निकल रही है, जहाँ से प्रोडक्ट की बहुत सारी नॉलेज मिल रही है। तो ज्यादातर आज की डेट में बिजनेस से संबंधित बात करें तो अपना यूनिक्यू चैनल जो है अपना यूट्यूब का, तो वो सबसे फेमस पसंद है मेरे को, क्योंकि उससे हमारा काम आगे बढ़ेगा। अगर हम किसी और चैनल की बात करें तो वहां से तो काम किसी और का बढ़ेगा और वहां से हमारा सिर्फ पैसा ही खर्च होगा उस पे, लेकिन यहाँ से अगर हम अपनी टीम को इस पे लेके आए और खुद भी इस पे आए तो यहाँ से हमारा काम बढ़ेगा। तो आज फेमस तो वही है। यूनिक और एजुकेशन दूसरा सिस्टम। आपका जी, थैंक यू सर। तो आज की मीटिंग सर बहुत बढ़िया रही और मैं बहुत खुश हुआ कि आपको मैं बड़े गौर से मैं सारी बातें मैंने सुनी। मतलब पर्सनल जो हम लोग मिलते थे ऐसे तो हम आपस में हमारी बात नहीं होती थी, बस हेलो हाय जय सिंह ऐसे होता था। लेकिन आज का मीटिंग बहुत शानदार मीटिंग रही सर, और आपने मौका दिया। धन्यवाद सर, थैंक यू सर। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इस लायक समझा और इसे स्टेज पे अपने इस चैनल पे मुझे बुलाया। और आपके चैनल को भी मैं बहुत ज्यादा लाइक करता हूँ, क्योंकि यहाँ से लोगों को अपनी कहानी बनाने का मौका मिल रहा है और बहुत सारे लोगों को अपनी प्रतिभा दिखाने का मौका मिल रहा है। तो आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, धन्यवाद। थैंक यू सर।